मंगलदेव एकादश स्थान में। भावानुसार जीवनाथ जी कहते हैं कि जिसका भी मंगल एकादश स्थान में हो, जातक शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला, जमीन धन वाहन आदि के सुख को प्राप्त करने वाला। शर्त केवल इतनी बताई है उन्होंने कि दूसरे की पूंजी से व्यापार नहीं करना है। लेकिन हम लोगों की चर्चा जो है वो चर्चा है कि कन्या लग्न में मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश दोनों होते, तो उसके फल पुस्तकों में किस तरह से बताए गए कि अष्टमेश अगर एकादश स्थान में हो और पाप युक्त हो। पाप युक्त का मतलब यह हो गया या तो खुद पापी हो या कोई पापी ग्रह से दृष्ट हो या युति में हो, तो बचपन में दुखी होता है ऐसा इंसान, लेकिन बाद में सुखी और दीर्घायु। और अगर शुभ युक्त हो, खुद पापी हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह से युक्त या दृष्टि में हो, तो फिर ये बचपन में दुखी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। अब ये तृतीयेश भी है, तो तृतीयेश अगर आपके एकादश स्थान में हो तो व्यापार में सदा लाभ प्राप्त करने वाला, कम पढ़ा लिखा होते हुए भी बुद्धिमान, साहसी और सबके काम आने वाला होता है ऐसा इंसान। तो ये जो भावानुसार या लग्नानुसार जो पाठ बताए हैं पुस्तकों में, हम दोनों चीजें आपके सामने हमने बोल दी है। भावानुसार प्राय कर सब पाठों में बोलते हैं ये बात कि भावानुसार, अब लग्न तो 12 है और 12 लग्नों के अलग अलग ग्रह के पाठ आपको देते हैं, तो हर लग्न में भावानुसार हर ग्रह आ रहे हैं, तो फिर बार बार क्यों बोलते हैं? एक तो यह है कि हर लग्न में या भावानुसार भी हर विद्वान के थोड़े बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न फल बताए जाते हैं। आप अगर पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उसमें भावानुसार अगर आपको पठन करना है तो सबसे अच्छी पुस्तक है एक चमत्कार चिंतामणि। उसमें भावानुसार फल सब विद्वानों के बताए गए। तो हम कभी मंत्रेश्वर महाराज के लिखे हुए शब्द आपको बताते हैं, कभी जीवनाथ जी के बताते हैं, कभी कल्याण वर्मा जी के बताते हैं। तो उससे होता क्या है कि आप अलग अलग विद्वानों के जब कोड सुनते हैं तो आप उसको सम्मिलित करके एक पर्टिकुलर अर्थ के नजदीक पहुंचते हैं। अब मत भिन्नता विद्वानों में क्यों है, इसको भी बहुत बार क्लियर किया है कि आज के समय और जिस समय में ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय का समय अलग था। आज आपके पास कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। आप 5000 किलोमीटर दूर बैठ के भी सोशल मीडिया के द्वारा या ये सब फोन या वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप तुरंत अपनी बात को कहे और बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। उस समय कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था और बहुत कम विद्वान ऐसे थे जो दूर देशों की या अपने पूरे देश में भी भ्रमण करते थे और अलग अलग विद्वानों से मिलते थे। लेकिन प्रायकर जितना ज्यादा उनका रहन सहन जिस स्थान में होता है, उस स्थान से संबंधित जो कुंडलियां उनके पास आती है और उनमें जब वो पर्टिकुलर ग्रह के जैसे फल देखते हैं, उसी अनुसार उन्होंने पुस्तकों में विवेचना की। अच्छा, बहुत हद तक सही है, क्योंकि मंगल देव के फल जैसे फल आपको एक पर्टिकुलर नमी वाले स्थान में मिलेंगे, वैसे फल आपको ड्राई वाले स्थान में नहीं मिलेंगे। ड्राई वाले स्थान में थोड़े उग्र तरीके से मिलेंगे, क्योंकि वहां पे मंगल देव की ऊर्जा थोड़ा विकराल रूप लेती है। लेकिन जहां नमी है, जहां वातावरण में थोड़ी नमी आती है, आपको गर्मी इतनी नहीं है, या कोई ठंडा प्रदेश है, जैसे बहुत से जो रूस है, अमेरिका है, ये सब प्रदेशों में सूर्य की रोशनी इतनी प्रबल नहीं होती, तो वहां पे ठंडक जाता है, तो वहां पे मंगल का फल थोड़ा अलग टाइप से आपको देखने को मिलेगा कुंडलियों में। तो ये मत भिन्नता नहीं है, ये क्षेत्र और समय के अनुसार जो फल होता है वो बताया जाता है। इसीलिए आप ज्योतिष की पुस्तक का जब होरा पाराशर शास्त्र का अध्ययन करेंगे
तो मोस्टली हम लोग सीधा पाठ को पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में जो प्रस्तावना दी हुई होती है उसको नहीं समझते। उसमें साफ साफ लिखा है विद्वानों ने कि किसी भी कुंडली का जब आप अध्ययन करो तो आप जिस कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखो। किस क्षेत्र में निवास कर रहा है उसका पता करो, किस तरह के संस्कारों से ओतप्रोत है, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और वर्तमान में जिस समय वो कुंडली दिखाने आया है, पहले बात तो उसकी पीड़ा क्या है और वर्तमान में वो कर्म कैसे कर रहा है, मतलब आपके पास उस जातक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद भी हम अपनी तरफ से बता देते हैं कि कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उससे ऐसे ही वार्तालाप कीजिए जैसे आप उनके अपने हैं, भाई है, दादा है, पिता तुल्य है। जिस तरह का जैसा एज उम्र है उसके अनुसार उनसे थोड़े फ्रेंक होकर बातचीत कीजिए, तो उसका मूवमेंट आपको, खासकर ज्योतिषी को, जो भी ज्योतिष के विषय में गहराई से अध्ययन करता है, उसको समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। तो मत भिन्नता इसलिए होती है भावानुसार, लेकिन प्रायकर सभी विद्वानों के पाठ जब लग्नानुसार बताए जाते हैं तो उसमें एक जैसा तारतम्य आपको पुस्तकों में मिलेगा। चाहे आप किसी भी विद्वान की पुस्तक उठा के देखें, थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, लेकिन प्रायकर उन श्लोकों का अर्थ सबने एक जैसा ही निकाला है। अब यहां पर जब मंगलदेव एकादश स्थान में बैठते हैं तो उनकी चतुर्दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे जाती है, अष्टमेश एकादश स्थान में जाएगा तो गुप्त रहस्यों से संबंधित धनों को प्राप्त करेगा। तो पराक्रमेश भी है, तो अपने पराक्रम के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। अपने पराक्रम के द्वारा बड़े बड़े व्यापार या व्यापारिक कार्य या और भी कोई जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके द्वारा, कोई ऐसी आपके पास डिप्लोमा या ऐसी एजुकेशन है उसके द्वारा वो प्राप्त करेगा। जब यहां पर बैठ के वो आपके धन स्थान पे दृष्टि डालेगा तो धन के संबंध में अच्छे और बुरे दोनों चीजें हो सकती कि या तो वो धन को कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करेगा कि आपके पास हमेशा लिक्विड मनी की प्रॉब्लम रहे, कि इतना ही था और आपने कोई काम में लगा दिया, जैसे जमीन ले ली, कोई दुकान ले ली, या आप कोई व्यापारी है तो आपने माल परचेज करके पहले से एडवांस में रख दिया, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन है, आपके व्यापार के द्वारा आपके पास वो ज्ञान है कि आने वाले समय में इस चीज की रेट बढ़ने वाली। तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो धन को कई गुना मल्टीप्लाई करता है। तो ऐसा आदमी लिक्विड मनी को अपने पास रुकने नहीं देता, क्योंकि इसकी इच्छाएं बहुत बड़ी है। इसका जो दिमाग का स्वरूप है, इच्छाओं का अंत नहीं है इसके पास। आज आपके पास कुछ चीजें हो गई तो उनको मल्टीप्लाई करने में लगा रहता है। 11वां स्थान मल्टीप्लाई वाला ही है, आपकी इच्छाओं का है, और इच्छा हमेशा मल्टीप्लाई होती है। कि आज आपके पास एक गाड़ी आ गई, चाहे वो 10 लाख 20 लाख की हो, तो फिर आप 1 करोड़ वाली गाड़ी लेने की सोचेंगे। आज आपके पास एक घर हो गया और आपका व्यापार भी बढ़िया चल रहा है, तो आप फिर और 2 घर लेने की सोचेंगे। ये एकादश स्थान है, और यहां पर बैठ के चतुर्दृष्टि धन भाव में देगा तो धन की कमी नहीं रहेगी, मतलब धन को रुकने नहीं देगा ये अपने पास। तो एक तो तरीका होता है कि अननेसेसरी भोग सामग्री में उसको खर्चा करो, वो भी एकादश स्थान में मंगल बैठ के बता रहा है, क्योंकि एकादश स्थान काम त्रिकोण का स्थान है, तो वो चीज भी मंगल इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा रास्ता ये है कि धन को आप कोई चीज में इन्वेस्ट करो तो वो धन आपका कई तरीके से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पे जाएगी। अब पंचम स्थान में इनकी अपनी उच्च राशि भी है। दूसरी बात ये अष्टमेश भी है। कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे जो एजुकेशन से कोई कनेक्शन ही नहीं हो, कुछ इस तरह की व्यापारिक बुद्धि हो, कुछ इस तरह का कोई सर्विस लाइन का, कोई डिप्लोमा लाइन का, कुछ इस तरह का ज्ञान हो जो ऑथेंटिक नहीं हो, जो गुप्त हो, जिसको प्राप्त करने के लिए इनकी अपनी शारीरिक शक्ति, ऊर्जा भी व्यय हुई हो, और इन्होंने बहुत दूर दूर तक की यात्रा करके उन चीजों को कैच किया हो जो साधारण आदमी के बस में नहीं है। फिर पराक्रम के द्वारा, उसी ज्ञान के द्वारा
उसमें पराक्रम करके, क्योंकि तीसरे स्थान का भी स्वामित्व है, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद में अष्टम दृष्टि इनके छठे स्थान पे जाएगी। तो ये रोग ऋण शत्रु के लिए ये खतरनाक है। इनसे अगर कोई सोचे कि हम इनसे दुश्मनी करके या इनसे ईर्ष्या करके इनका कुछ बिगाड़ दे, तो आप ये मान के चलिए कि जिसके भी एकादश स्थान में मंगल बैठा है उसको सुरक्षा कवच बाई प्रारब्ध भगवान ने दे के भेजा है। इसके ऊपर कोई अटैक या इनके साथ कोई छेड़छाड़ आप अपने भविष्य को खराब करने के लिए अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा, चाहे इनके द्वारा चाहे उन शक्तियों के द्वारा, वो अवश्य दंडित होगा। न इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का असर होगा, न इनके ऊपर कोई छल कपट का असर होगा, न इनके ऊपर कोई रोगों का असर होगा। क्योंकि एकादश स्थान में बैठ के जब अष्टम दृष्टि छठे स्थान पे प्रोवाइड करवाएगा ना, तो फिर ये सब शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका अगर कोई बिगाड़ सकता है तो ये खुद ही बिगाड़ सकते। ये अपने ही कार्यों के द्वारा दंडित हो सकते हैं, शत्रुओं के द्वारा इनका कुछ नहीं हो सकता। कोई शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अष्टम स्थान रोग का भी है, छठा स्थान भी रोग का है, लेकिन अष्टम स्थान वाले रोग थोड़े अलग टाइप के, और छठा स्थान एक रोगों का वो घर है जिसको समझ में नहीं आता कि रोग होगा क्या और कैसे होगा। रोग कई तरह के आध्यात्मिक लाइन में बोले जाते हैं कि रोग वो शत्रु है जिनकी वजह से आप अपने आध्यात्मिक विद्या को या आध्यात्मिक लाइफ को जी नहीं सकते। उन शत्रुओं में काम आता है, क्रोध आता है, मद आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आती है, मत्सर्य आता है। आध्यात्मिक लाइन ये बोलती। लेकिन भौतिक शत्रु वो शरीर के साथ जो आपके साथ अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपके कोई न कोई काम में अड़ंगा लगाते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो भौतिक शत्रु है। अष्टम स्थान भी वैसा ही है। रोग आपके गुदा स्थान में कोई रोग होना, या फिर वो रहस्यमय चीजें जिनसे आपको लाभ होना, वो गुप्त विद्याएं हो सकती हैं, वो तंत्र मंत्र हो सकता है, वो ज्योतिष हो सकता है। एक चीज जरूर रेमेडी के तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि अष्टम स्थान का स्वामी जहां भी बैठे अच्छे स्थान में, चाहे आपका एकादश स्थान हो, चाहे केंद्र का स्थान हो, चाहे धन भाव हो, अगर पीड़ा चल रही है तो आपको इतना जरूर करना चाहिए। आप ज्योतिष में रुचि लो चाहे मत लो, लेकिन ज्योतिष की पुस्तकों का अध्ययन जरूर कीजिए। चाहे डेली दिन में 10 मिनट ही करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई टेंशन नहीं, आप कोई पन्ना पलट के उसका अध्ययन कीजिए। बस इतना सा करना आपको। यह आपको दिखाएगी कि कुछ ऐसे से संबंधित जब चीजों को आप छेड़छाड़ करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, दिमाग में कुछ इस तरह की अनुभूति जब आप करते हैं, तो आपके कुछ चीजें ऑटोमेटिक ठीक होती। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।